चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो मैकोन की एगर है उसके ऊपर जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है तो मैकोन की एगर के अंदर लैक्टोज होती है। तो लैक्टोज की वजह से क्या होगा, लैक्टोज टूटेगी, उसके फर्मेंटेशन की वजह से वो कॉलोनीज पिंक नज़र आएंगी। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटेरिया कौन कौन से हैं? इकोलाई, एंडोबैक्टर और क्लेब्सियला। इकोलाई जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, जो ईएमबी एगर है उसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से पर्पल या ब्लैक कॉलोनीज बनती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव के अंदर पढ़ा था कि स्ट्रेप्ट नमूनी जो है क्लिनिकली सबसे इम्पोर्टेंट है, इस तरह ग्राम नेगेटिव के अंदर ई कोलाई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई? वो प्रैक्टिकली क्लिनिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी यूटीआई और गट गट इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन काज इज ई कोलाई। ठीक है, अच्छा, ई कोलाई बेसिकली क्या चीज़ है? ग्राम नेगेटिव है, इंडोल पॉजिटिव रॉड है, और इसके विलनेस फैक्टर्स क्या क्या हैं? नंबर 1 फिम्ब्रिया, नंबर 2 इसका कैप्सूल, के कैप्सूल जिसको कहते हैं, नंबर 3 लाइपोपोलिसक्राइड एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन तो सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है ना, जो हमने बात की थी कि इनकी जो सेल वाल होती है वो इट सेल्फ लाइपोपोलिसक्राइड एज एन एंडोटॉक्सिन काम कर रही होती है। ठीक है, तो इसका जो फिब्रिया है, फिब्रिया की वजह से ये जो आपकी लाइनिंग्स हैं यूरेटर की, ब्लेडर की, यूरिथ्रा की, उसके साथ चिपक जाता है। इस वजह से यूटीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनिज्म है, सिस्टाइटिस और पॉलिनेफ्राइटिस की बहुत इंपॉर्टेंट है यूटीआई की। ठीक है, और इसका जो के कैप्सूल है ये नमूनिया करवाता है, और यंग पेशेंट्स में न्यू बॉर्न्स के अंदर मेनिंजाइटिस करवाता है। ठीक है, न्यूरल मेनिंजाइटिस में दूसरा बैक्टीरिया कौन सा था? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अच्छा, जो इकोलाई है ये 4 तरह का होता है: इंटेरो इन्वेसिव, टॉक्सिजेनिक, पैथोजेनिक और इंटेरो हेमरेजिक। ठीक है, इंटेरो इन्वेसिव से क्या मुराद है कि ये आपकी इंटेस्टिनल म्यूकोजा को इन्वेड करेगा। जब इन्वेड करेगा तो क्या होगा? नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी वजह से डायरिया जैसा कैसा होगा? ब्लडी डायरिया होगा। ब्लडी डायरिया को हम क्या कहते हैं? डायसेंट्री कहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू शिगेला। टॉक्सिजेनिक इकोलाई है, ये बेसिकली एक बायो हीट स्टेबल एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से इन्वेजन नहीं होती, नो इन्वेजन। ठीक है, नो इन्वेजन नहीं होती, लेकिन पेशेंट को डायरिया होता है। तो ये ट्रेवलर्स डायरिया की बड़ी इंपॉर्टेंट काज है। ठीक है, अच्छा, फिर है इंटेरोपैथोजेनिक। पैथोजेनिक से क्या मुराद है कि ये वो नहीं होता, इसके अंदर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस नहीं होता। ये सिर्फ क्या करेगा? जब आपके म्यूकोजा की लाइनिंग को चिपक जाएगा, जाके जब लाइनिंग को चिपक जाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो पेशेंट को क्या होगा? डायरिया होगा। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है, दैट इज इंटीरो हेमरेजिक, O157H7। O157 बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है इकोलाई की, इसको कहते हैं इंटीरो हेमरेजिक इकोलाइज। ये कैसे काम करते हैं? इसकी आप लोगों को क्वेश्चन आता होता है कि पेशेंट को डायरिया हुआ है, डायरिया होने के बाद अब आपके पास पे आ गया है लो प्लेटलेट काउंट और डिरेंज्ड आरएफटीज के साथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है? HUS, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, इस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के साथ पेशेंट का कॉन्शियस लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा।
तो टीटीपी और एचयूएस बेसिकली एक ही डिजीज़ का सिक्वल है। एचयूएस के अंदर ट्रायड होती है और टीटीपी के अंदर एडिशन होती है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एडिशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो ये एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई है, ये बेसिकली फैलता कहाँ से है? अंडर कुक्ड मीट से, अंडर कुक्ड मीट से। अच्छा, शिगला एक टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से एचयूएस होता है। एचयूएस में एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और रीनल फेलियर होता है। ये होता क्यों है? बेसिकली कि ये जो बैक्टीरिया है ये डीआईसी लाइक पिक्चर प्रोड्यूस करता है। बॉडी के ब्लड वेजल्स के अंदर छोटे 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 थ्रोम्बाई बनते हैं। जब थ्रोम्बाई हो जाएंगे, बनेंगे, तो क्या होगा? वो सारे के सारे आपके प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को यूज्ड अप कर लेंगे। जब सारे प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज्ड हो जाएंगे तो वो छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या काम करते हैं, इसके अंदर होती है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है, माहा। इससे होगा क्या कि फाइब्रिन जो होती है ना, ऐसे एक था ब्लड वेजल्स के अंदर तारें सी बना देती है। तो जब ब्लड वेजल्स इन तारों में से टकराएंगे तो टूट जाएंगे। इस वजह से इसके अंदर हीमोलिसिस होती है। ठीक है। जो टूटे हुए आरबीसीज हैं वो शिस्टोसाइट्स कहलाते हैं। तो पेरिफेरल स्मीयर पे हमें टूटे हुए आरबीसीज मिलें तो दैट इज़ ए साइन ऑफ माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। तो टूटे हुए आरबीसी को हम कहते हैं शिस्टोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, जो इकोलाई है ये सॉर्बिटॉल को फर्मेंट नहीं करता। इकोलाई में से जो एंटेरो हेमरेजिक का, यही चीज़ उसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे इकोलाई के साथ। ठीक है। तो एंटेरो हेमरेजिक के साथ लफ्ज़ क्या क्या याद रखने हैं कि एचयूएस करवाता है और एचयूएस के अंदर ट्रायड होती है, लो प्लेटलेट काउंट, डिरेंज्ड आरएफटीज, मीन्स के पेशेंट को रीनल फेलियर होगा, एकेआई होगा और साथ लो प्लेटलेट काउंट, लो हीमोग्लोबिन होगी, हीमोलिसिस होगी। ठीक है। और अगर डिजीज और एडवांस हो जाए तो पेशेंट का सेंसोरियम अल्टर्ड हो जाए, उसको हम कहते हैं टीटीपी। अच्छा, फिर आता है क्लेप्सियाला। क्लेप्सियाला बेसिकली क्या चीज़ है? जैसे ग्राम नेगेटिव रॉड है, नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा का हिस्सा है, लेकिन इसका क्वेश्चन आप लोगों को आता होता है कि पेशेंट अल्कोहलिक है, अल्कोहल पीने के बाद उसका सेंसोरियम अल्टर्ड हुआ और उसने वॉमिटिंग किया। ठीक है। वॉमिटिंग और उसके साथ अल्कोहलिक के साथ पेशेंट्स जो हैं वो नमूनिया, अल्कोहलिक पेशेंट नमूनिया के साथ आए तो बैक्टीरिया इज क्लेप्सियला। ठीक है। क्लेप्सियला के साथ दूसरा लफ्ज़ याद रखना है, कैप्सूल, एक एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है ये। केस क्लेप्सियला मैंने इस तरह याद रखा होता है, केस क्लेप्सियला और केस कैप्सूल। और इसके अंदर जो नमूनिया होता है, नमूनिया में जो पेशेंट को स्पुटम प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं करंट जेली स्पुटम, करंट जेली स्पुटम। तो क्लेप्सियला का लफ्ज़ कौन कौन से याद रखने हैं? मेनली नंबर 1 अल्कोहलिक्स, नंबर 2 करंट जेली स्पुटम और नंबर 3 एनकैप्सुलेट बैक्टीरिया। ठीक है। नमूनिया करवाता है और यूटीआई करवाता है। यूटीआई की पहली इंपॉर्टेंट काज इज इकोलाई और दूसरी इंपॉर्टेंट काज इज क्लेप्सियला और तीसरी हम लोगों ने स्टेप्टोकोकस स्टेप्रोफाइटिकस पढ़ी थी। आगे इस चैप्टर के एंड पे जाके सिस्टेमिक वाइज इन्फेक्शन जब रिपीट होंगे तो सारे बैक्टीरिया रिपीट भी होंगे। ठीक है। नमूनिया, एब्सेसिस, करंट स्पुटम, डायबिटिक पेशेंट्स और अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इज क्लेप्सियला। अच्छा जी, फिर आता है कंपाइलोबैक्टर जुजनाई। कंपाइलोबैक्टर जुजनाई जो है इसका लफ्ज़ याद रखना है, एक तो जीबीएस के साथ और दूसरा ब्लडी डायरिया के साथ, डाइसेंट्री के साथ। ठीक है। ये भी ग्राम नेगेटिव है और एक कोमा शेप्ड है, कोमा शेप्ड और एस शेप्ड। ठीक है। अगर गौर करें तो ये कोमा शेप या एस शेप्ड बैक्टीरियाज हैं।
ठीक है। और ये ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं, ब्लडी डायरिया करवाते हैं स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर। डायरिया का पता है फिकल ओरल ट्रांसमिशन है, और ये भी अंडर कुक्ड मीट के साथ एसोसिएशन है इसकी, अंडर कुक्ड मीट के साथ। ठीक है, आपको सिनेरियो आएगा कि पेशेंट को ब्लडी डायरिया हुआ, डायरिया के बाद उसको लोअर लिम्ब वीकनेस हो गई, लोअर लिम्ब वीकनेस में हाइपोटोनिया है पेशेंट को, और एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हैं, लेकिन सेंसेशंस जो हैं वो इंटैक्ट हैं। तो क्या डायग्नोसिस है? दैट इज जीबीएस। डायग्नोसिस इज जीबीएस। अंडरलाइन काज क्या है? ब्लड डायरिया की कैम्पैलोबैक्टर जूजिनाई। बेसिकली जो कैम्पैलोबैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी थी, वो एंटीबॉडीज़ क्रॉस रिएक्ट हो गई हैं आपकी माइलिन शीट्स के खिलाफ। माइलिन शीट के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनेगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? डीमाइलिनेशन हो जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिससे पेशेंट को जीबीएस हो जाएगा। फिर आता है आपका विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा क्या चीज़ है? वे ग्राम नेगेटिव फ्लैजिलेटेड कॉमा शेप्ड ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलरा के साथ लफ्ज़ याद रखना है, सीवियर वाटरी डायरिया। राइस वाटर स्टूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, राइस वाटर डायरिया लिखा भी हुआ है। इसमें होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये जाके प्रोड्यूस करता है, एक्टिवेट करता है जीएस प्रोटीन को। जीएस प्रोटीन से साइक्लिक एएमपी इंक्रीज़ होता है। साइक्लिक एएमपी जहाँ भी इंक्रीज़ होगा, आपकी गट के अंदर सोडियम ज़्यादा आएगा, सोडियम की को फॉलो करते हुए वाटर आएगा, तो पेशेंट को सिक्रीटरी डायरिया होता है। बेसिकली सिक्रीटरी डायरिया हमेशा सीवियर होता है। तो इसका मेन साइड इफेक्ट क्या है? सीवियर डायरिया लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगी तो पेशेंट को क्या होगा? मल्टी ऑर्गन फेलियर। इस वजह से आपने देखा होगा कि कॉलरा की वबा फूटती होती है इलाकों में, तो वहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो क्या होती है? पेशेंट की हाइड्रेशन। पेशेंट्स की हाइड्रेशन, हाइजीन और हाइड्रेशन, हाइजीन प्लस हाइड्रेशन। ठीक है, तो कॉलरा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? नंबर 1 कि कोमा शेप्ड है, नंबर 2 वाटरी स्टूल करवाता है, नंबर 3 ये क्या कहते हैं उसको? सीवियर डायरिया करवाता है, और नंबर 4 इसकी मैनेजमेंट में मेन स्टेप इज रिहाइड्रेशन। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म एक्शन भी बात कर पूछ लेते हैं कि ये साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहा है। अच्छा, फिर आता है एच पेलोराई। हम लोग जीआई के जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया एच पेलोराई। एच पेलोराई क्या चीज़ है? ये भी कर्व्ड फ्लैजिलेटेड ग्राम नेगेटिव रॉड है। ठीक है, कैटलेस भी पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज भी होता है और यूरियस भी होता है। इसका जो यूरियस पॉजिटिव होना है ना, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम लोग यूरियस पॉजिटिव को हम लोग यूज़ करते होते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट में। यूरिया ब्रेथ टेस्ट के अंदर पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है कि इस पेशेंट को एच पेलोराई का इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, यूरियस एंजाइम से क्या होगा? अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अमोनिया जो है वो मीटर लगाया होता है डायग्नोसिस के लिए, उसमें डिटेक्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट को एच पेलोराई इनसे इन्फेक्टेड है पेशेंट। ठीक है, एच पेलोराई गट में क्या करेगा? स्टमक और ड्यूडेनम में अल्सरेशंस करवाएगा। स्टमक और ड्यूडेनम में अल्सर्स करवाएगा। स्पेशली जो ड्यूडेनम का अल्सर होता है ये 95% टाइम एसोसिएट होता है एच पेलोराई के साथ, जबकि जो स्टमक का अल्सर होता है ये 70% टाइम ड्यूडेनम 70% टाइम एच पेलोराई का एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अच्छा, जब पेशेंट को पुराना एच पेलोराई का इन्फेक्शन होगा उससे पेशेंट को लिम्फोमा क्रिएट होता है। दिस लिम्फोमा इज कॉल्ड मार्ट लिम्फोमा। ठीक है, और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। अब ये मार्ट लिम्फोमा उन चंद एक कैंसर्स में से एक है जिसकी ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। आपने अब इस एक सरप्राइजिंग चीज़ होती है लोगों के लिए कि कैंसर की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स, तो ये उन चंद एक कैंसर्स में से एक है जिसकी ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। तो एच पेलोराई की ट्रीटमेंट बेसिकली होती क्या है? ट्रिपल थेरेपी हम लोग दे रहे होते हैं, AMO, ACO और
CMO। AMO से क्या मुराद है? अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और मेप्राजोल। डिफरेंट रिजीम्स होती हैं बेसिकली, इन्होंने एक रिजीम लिखी हुई है, अमोक्सिसिलिन, क्लिथोमाइसिन और PPIs। ठीक है, ये बेसिकली ACO है, अमोक्सिसिलिन, क्लिथोमाइसिन और मेप्राजोल। PPI और मेप्राजोल है बेसिकली, जैसे इसको हमने ऐसे याद रखा हुआ है। हम लोग प्रैक्टिकली इसको बड़ा कॉमनली एरेडिकेशन थेरेपी देते होते हैं ना पेशेंट्स को। ठीक है, इसके साथ पेशेंट बेहतर ना हो तो हम क्वाड्रुपल थेरेपी करते हैं। क्वाड्रुपल थेरेपी में हम बिस्मथ ऐड कर देते होते हैं। ठीक है।